Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एच.सी. वर्मा की चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जिसको यूज करके और हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक इसके जिसको हम कहेंगे वर्क। तो बच्चों, जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे बच्चों, आप ये कहोगे कि मैं टीवी के सामने बैठ के मैच देख रहा हूँ, दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे जो वर्क हैं वो हम फिजिक्स के अंदर कंसीडर नहीं करते। जब हम फिजिक्स में वर्क डन की बात करते हैं तो ये वर्क होता है मैकेनिकल वर्क। तो बेसिकली जब हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो यहाँ दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कोई एक भी फैक्टर अगर मिसिंग हो जाता है तो हम ये कहते हैं वर्क डन इज जीरो। तो हम फिजिक्स में जब मैकेनिकल वर्क डन की बात करते हैं तो हम इसको सिंपल से डिफाइन करते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये कंसेप्ट कुछ अलग तरह से यूज होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट किस तरह से काम करते हैं। तो जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो फोर्स होता है जो टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ अपनी वैल्यू को कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो पहले केस में हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। लेकिन जब हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ भी दो केसेस क्रिएट होती हैं। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरली हम बॉडी को एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ मानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं एक ब्लॉक को इस तरह से अलाइन कर देता हूं। मैं अगर इसके ऊपर ठीक उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं जिस डायरेक्शन में ये सरफेस है, तो मोशन भी ठीक उसी डायरेक्शन में परफॉर्म होगा। तो बच्चों, अगर हमारा केस है कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में है या मैं कहूं मोशन के डायरेक्शन में है, तो हम सिंपल से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं उसको एस अज्यूम कर लेता हूं तो वर्क डन इक्वल टू हम लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसमें हम फोर्स को ठीक उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उस केस में ये पूरा का पूरा जो फोर्स है ये वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस केस में हम वर्क डन इक्वल टू लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों, हर बार ये जरूरी नहीं है कि फोर्स इस प्लेन के साथ या मोशन के डायरेक्शन में ही अप्लाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, आइए देखिए। ये इसका सेकेंड पार्ट जहां हमने लिखा है व्हेन फोर्स एंड मोशन इंक्लाइंड विथ ईच अदर। तो देखें ये केस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सरफेस के ऊपर हम एक ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक के ऊपर अब फोर्स अप्लाई करता हूं, लेकिन फोर्स इस सरफेस के साथ एक एंगल बना के और मैंने अप्लाई किया। अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये थीटा है और अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एफ है। और इस फोर्स के इफेक्ट में ये ब्लॉक एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो नई पोजीशन जो ब्लॉक की है वो कहीं यहाँ है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है ये एस डिस्टेंस अपार्ट है। तो मैंने जो फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स के इफेक्ट में ये ब्लॉक इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक मूव करता है जिसका डिस्टेंस है एस। लेकिन अब इस केस में जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस फोर्स का वो कंपोनेंट कैलकुलेशन में लेना होता है जो मोशन की डायरेक्शन में है।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैं ये अज्यूम करके चला हूं कि जो अप्लाइड फोर्स है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन एक एंगल बना के और अप्लाई किया जा रहा है, इस केस में हम इसके उस कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे जो अलोंग द मोशन है। यहां हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन लगेगा जहां मुझे एंगल पता है उस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा का। लेकिन बच्चों ये जो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है ये वर्क डन में कोई भी रोल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो केवल इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग द मोशन होगा जिसकी वैल्यू हम लेके चले हैं एफ कॉस थीटा, इसी कंपोनेंट के कारण वर्क परफॉर्म होगा। तो अब अगर इस फोर्स को कंसीडर करके अगेन मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा वर्क डन W इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस, और मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। और बच्चों जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि ये जो थीटा है ये एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, और एफ और एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड हैं। तो मैं इसी को लिख सकता हूं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो यहां से हमें वर्क डन का एक और फॉर्मेट मिलता है जहां हम कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप लोगों ने ऑलरेडी वेक्टर्स पढ़ रखे होंगे और डॉट प्रोडक्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म हो रहा है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। लेकिन यहां से हम वर्क डन के टाइप भी देख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहूं, तो ये जो मेरे पास वर्क डन है, इस वर्क डन की वैल्यू 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, F, S एंड थीटा। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लें कि F और S की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और हम चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं थीटा में। तो मैं अगर यहां आपसे कहूं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मैं अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ठीक अलोंग द मोशन आ गया। तो हमारी फर्स्ट वाली केस, और उस केस में हम कह सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो cos 0 इक्वल टू 1, तो मेरे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो अगेन वही फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने फर्स्ट केस में पढ़ा था, F इंटू S। cos थीटा की वैल्यू हो गई 1। लेकिन मैं अगर यहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं, तो हमें बच्चों पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और इस केस में मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा 0। एक वैल्यू हम और अज्यूम करें, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मैं यहाँ थीटा की वो वैल्यू लेके चल रहा हूँ जो जनरली हमें बहुत इजीली मालूम होती है। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेता हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, और -1 मतलब यहाँ मेरा जो वर्क डन होगा वो F इंटू एस तो होगा, लेकिन साथ में यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो अब अगर हम इन सारे के सारे कैलकुलेशन को देखें, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स और मोशन के बीच का एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। सेकेंड वाला केस हमने कहा कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। और ये जो थर्ड केस है जहां हम एंगल 90 से बड़ा लेंगे, तो बच्चों हम जानते हैं कि cos थीटा के लिए अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम डेली लाइफ में इस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन को देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क डन की, तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, और जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन बाय द पर्सन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहां फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लें और इस फ्रिक्शन की वैल्यू अज्यूम कर लें स्मॉल f, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में।
तो बीच का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का, वो हो गया आपका 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो हमेशा वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल होगा इस पॉइंट के, और जब हम इस पूरे सर्कल के अंदर मूव करेंगे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमेशा लगेगा अलोंग द सेंटर। तो इस सेंट्रीपिटल से जो वर्क परफॉर्म होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि हमेशा इनके बीच का डायरेक्शन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन को मैकेनिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वेरिएबल फोर्सेस के कारण प्रोड्यूस होने वाला वर्क डन। तो बच्चों, जब हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है जो ये शो करता है कि मेरा जो फोर्स है ये फोर्स पोजीशन का फंक्शन है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मैथमेटिक्स में हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ वर्क डन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। मैंने इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग पोजीशन एक्सिस के ऊपर, जिसको मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है, कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हैं। और मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि इन दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, लगभग dx के इक्वल है, और इन दो लाइन के बीच में अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो फोर्स में प्रोड्यूस होने वाला जो ये गैप है ये बहुत छोटा है, और थोड़ी देर के लिए मैं ये अज्यूम कर लूं कि यहाँ जो एवरेज फोर्स है वो F के इक्वल है। तो अब अगर मैं सिंपल से इस छोटे से पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी F इंटू dx। F हो गई ये हाइट, हम इसको लगभग रेक्टेंगल मान लें, तो एक तरफ की हाइट हो गई F और इसकी विड्थ हो गई dx। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, तो हम इसको लिखेंगे dw इक्वल टू F इंटू dx। और यहां से हम कंप्यूट कर सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ होगा। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं तो हमें उस ग्राफ की एरिया को कैलकुलेट करना है, उस एरिया को जितने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है। तो अगर वो एरिया आप निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वर्क डन मिल जाता है। लेकिन कई बार ग्राफ के बजाय आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, और जब फंक्शन दिया हुआ होता है और उस केस में आप वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन fx इंटू dx। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं जहां हमें फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने वर्क डन कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मेट्स पढ़े। अब नेक्स्ट सेशन में हम एनर्जी और पावर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।